नमस्कार, निगो लाइफलाइन होम्योपैथी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर और आज हम बात करने वाले हैं पेरिएनल एब्सेस के बारे में। दोस्तों, पेरिएनल एब्सेस के बारे में पहले भी मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं और बहुत सारे पेशेंट जो है मुझसे कंसल्ट कर चुके हैं और अपने पेरिएनल एब्सेस की समस्या को जड़ से खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं और आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों को भी पेरिएनल एब्सेस की समस्या है और वो बहुत कंफ्यूज है इस समस्या को लेकर या इसके इलाज को लेकर। बहुत सारी शंकाएं उनके मन में पैदा हो रही है, तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप सब ये समझ सके कि पेरिएनल एब्सेस को कैसे ठीक किया जा सकता है और सर्जरी से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिन्हें सही समय पर सही नॉलेज नहीं मिलने की वजह से उन्होंने बार बार पेरिएनल एब्सेस की सर्जरी करवाई है और आज फिर भी वो पेरिएनल एब्सेस की समस्या से या फिस्टुला की समस्या से परेशान हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जिससे आप पेरिएनल एब्सेस की सर्जरी से बच सकते हो और साथ ही साथ आप जल्दी से जल्दी ठीक भी हो सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, पेरिएनल एब्सेस क्या है। पेरिएनल एब्सेस एनल रीजन यानी कि गुदा द्वार के पास में बनने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन है, एक प्रकार का फोड़ा है जो दिखाई देता है, जहां पर सूजन दिखाई देती है, जहां पर दर्द महसूस होता है। इसका सबसे मुख्य कारण होता है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन रहना या फिर हिमोरॉइड या पाइल्स की समस्या रहना या फिर ऐसी कोई भी समस्या पेट से संबंधित जिसको आपने सप्रेस किया हो या बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाई हो या बहुत ज्यादा अंग्रेजी दवाइयां खाने की वजह से पेट में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया हो और आपको डॉक्टर बहुत ज्यादा लेग्जेटिव दे देते हैं, बहुत ज्यादा आपको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं जो है वो घर कर जाती है, यानी कि वो क्रोनिक हो जाती है, जड़ पकड़ लेती है और वो फिर ठीक नहीं होती है। अब अगर आप पेरिएनल एब्सेस की समस्या से ग्रसित हैं तो आपको सबसे पहले अपनी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। गुनगुने या गर्म पानी से वहां पर सिकाई करते रहना चाहिए। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन ना रहे इसका ध्यान रखिए। लेकिन ये मत करिए कि आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखने के लिए लेग्जेटिव का यूज लंबे समय से करने लग जाए। अगर आप लंबे समय तक कोई भी लेग्जेटिव यूज करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। कहते हैं अर्ली डायग्नोसिस इज हाफ क्योर। पेरिएनल एब्सेस का फर्स्ट साइन होता है एनल रीजन के पास एक फोड़ा होना, जिसमें शुरुआती दौर में हल्का सा पेन होता है और वो लबजब जैसा होता है, यानी कि पल्सेटिंग पेन आपको वहां पर महसूस होता है। अक्सर लोग इसे इग्नोर करते हैं और साधारण फोड़ा समझकर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार पेन ज्यादा होने पर बहुत सारी पेन किलर्स खा लेते हैं और सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और वहां पर एक ट्रैक बनने लगता है जो एनल रीजन के आसपास ओपन हो सकता है, जिससे कि पस जो है वो एनल रीजन से भी निकल सकता है। यानी कि यहां पर अब दो मुंह बन सकते हैं, एक तो एनल रीजन के पास में से भी फोड़ा या पस बाहर निकल रहा है और एनल रीजन से भी पस बाहर आ रहा है। तो यहां पर क्या है, एक ट्रैक बन गया है जिसे फिस्टुला कहा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है अपनी डिसीज को या सिम्टम को सप्रेस करना। यानी कि अगर आपको एक छोटा सा फोड़ा हुआ और आपने उसको पेन किलर्स या बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा खा के उसको सप्रेस करते रहे, दबाते रहे, तो या फिर आपको सही समय पर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो एक ट्रैक बनाता रहेगा, अंदर बनाता रहेगा, तो वो एनल एरिया के आसपास कहीं पे भी मिल सकता है। अगर शुरुआती स्टेज में ही पेशेंट सिम्टम को इग्नोर ना करें और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथिक ले। लेकिन दोस्तों, दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे लोग होम्योपैथी को समझ नहीं पाते हैं। होम्योपैथी में पेरिएनल एब्सेस बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है और उसकी बार बार रिकरेंसी भी नहीं होती है। लेकिन पेशेंट यहाँ पर क्या गलती करता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो मुझसे बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन डॉक्टर हैं, क्या है, उनके पीछे का स्टेटस क्या है, तो पता चलता है कि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर है। देखिए,
यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ लोगों के नॉलेज की होती है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास तो जाते हैं, लेकिन वो सही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने BEMS किया है। BEMS यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथी। वो होम्योपैथी के डॉक्टर नहीं है, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये होम्योपैथी है और इस चक्कर में वो सही ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिल पाता है। प्रॉपर होम्योपैथी के बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से भी लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे डॉक्टर देखोगे आप, जहां पर यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो दवाइयों का नाम बता रहे हैं। देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिकल सिस्टम है, यानी कि हर पेशेंट की अपनी सेंसिटिविटी ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग डोजेज होते हैं। सबके लिए सेम मेडिकेशन नहीं होता है और लोग यही गलती कर जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है होम्योपैथी का मिस यूज करते हैं और ओवरडोज कर लेते हैं, या फिर वो सही ऐसी औषधियों को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं जो उनके लिए स्पेशल होती है। हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है, थर्स्ट थर्मल अलग होती है और ऐसी बहुत सारी चीजें चेक करना होती है पेशेंट के अंदर, जिससे कि समस्याएं आपको वहां पर अलग अलग देखने को मिलेगी, उनके कारण अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो जाता है और उनकी सेंसिटिविटी ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग डोजेस भी अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट में पेरिएनल एब्सेस बहुत लेट पता चलता है। उन्हें शुरुआती दौर में एनल रीजन के पास में एक छोटी सी फुंसी होती है, ज्यादा पेन नहीं होता है और उन्हें फीवर होता है, यानी कि बुखार आता है। तो यहाँ पर पेशेंट क्या करता है कि फीवर को एक अलग बीमारी समझ लेता है और एब्सेस को अलग। तो यहाँ पर अलग अलग वो ट्रीटमेंट लेता रहता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर एब्सेस जो है वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस स्टेज पर भी पेशेंट एक अच्छा ट्रीटमेंट ले, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले, क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले, तो उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है और बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव तरीके से खत्म हो सकती है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो पेरिएनल एब्सेस से रिलेटेड है और जिसको जानकर आप हैरान रह जाने वाले हैं। दोस्तों, 30% से भी ज्यादा मरीजों में पेरिएनल एब्सेस की रिकरेंसी देखी जाती है, यानी कि बार बार पेरिएनल एब्सेस की समस्याएं होती ही होती है। और पेरिएनल एब्सेस का ट्रीटमेंट जिसने भी सर्जरी या ड्रेनेज से करा है, उन मरीजों में 90% मरीज ऐसे हैं जिनमें आगे जाकर फिस्टुला डेवलप होता ही होता है। अब आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जब पेरिएनल एब्सेस की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट क्या करता है, बहुत सारी पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स ले लेता है, जिससे उसको कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए तो रिलीफ मिल जाता है और कुछ समय बाद फिर से उसकी समस्याएं बाहर आने लगती है। और जब वो बार बार एंटीबायोटिक और पेन किलर से डिसीज के सिम्टम्स को सप्रेस करता रहता है, तो जो एब्सेस की जो कैविटी है वो अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है। एट लास्ट फिर कोई ऑप्शन ना होने की वजह से एंड में पेशेंट क्या करता है कि उसकी सर्जरी या उसको ड्रेनेज करवा लेता है। और यहां पर फिर हाइजीन मेंटेन नहीं होने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ और इन्फेक्शन होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इसलिए पेरिएनल एब्सेस की सर्जरी करने के बाद भी यहां पर रिकरेंसी देखी जाती है, यानी कि बार बार पेरिएनल एब्सेस के सिम्टम्स आते रहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम का गड़बड़ होना। अब यहां पर क्या होता है कि पेशेंट ये गड़बड़ करता है कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए वो लेक्सेटिव का यूज करता है, जिससे कि कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं और बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी कम हो जाती है। अब लंबे समय तक डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना होने की वजह से और पेरिएनल एब्सेस का सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रैक है, जो एब्सेस है, वो बढ़ता चला जाता है और वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम फिस्टुला में कन्वर्ट ना हो या आपको फिस्टुला हो गया है तो उसका अच्छे से परमानेंट ट्रीटमेंट मिले, तो एक अच्छा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर प्राइमरी लेवल पर उसका आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी उसमें रिलीफ मिलता है। अगर आप उसमें देरी करते हैं तो वो ट्रैक बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है, वहां पर पस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर उसको ट्रीट करने में थोड़ा सा और समय लगता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये भी है
कि यहाँ पर डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाइट क्या क्या रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है पेरिएनल एब्सेस में, उसके लिए भी मैंने पहले से एक वीडियो बना चुका हूं जहां पर मैंने बताया कि पेरिएनल एब्सेस में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो आप वो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पेरिएनल एब्सेस के बारे में ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं और मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्याएं हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।